माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी, वरिष्ठ नेतागण और आदरणीय मित्रगण, श्री नितिन गडकरी जी ने हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनैतिक प्रस्ताव पेश किया। हम उस प्रस्ताव का समर्थन के मुझे दो शब्द कहने का जो अवसर मिला, इसके लिए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी का आभारी हूं। मैं आसाम से हूं, मैं उत्तर पूर्व से हूं। आज से 3 दशक पहले मैंने राजनीति शुरू किया था और मैंने ये बोलने में मेरा कोई संकोच नहीं है कि मैं कांग्रेस का मंच में ही मेरा राजनीति शुरू किया था। 1992 से मैंने कांग्रेस का साथ था। 2015 में मुझको भाजपा ज्वाइन करने का मौका मिला। जब मैं कांग्रेस पार्टी में था तब कांग्रेस का बहुत ही सभा, बहुत ही बैठक में भाग लेने का मौका मिला था और जब भी सभा में मैं जाता था एक ही बात सुनता था कि राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, इंदिरा गांधी जिंदाबाद। जब मैं बीजेपी में आया, उनका बाद बीजेपी में मेरा बहुत ही सभा में शामिल होने का मौका मिला और जब बीजेपी में आया, जब भी मैं सभा में आता हूं मुझको सुनाई देता है भारत माता का जय, भारत माता का जय। हमारे लिए ये एक अभूतपूर्व मानसिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का अनुभव है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने जिक्र किया था कि देश में आज 2 विचारधारा का बीच में कचाकची चल रही है। एक विचारधारा वो है जो भारत का माननीय प्रधानमंत्री दिखाता है, वो राष्ट्रवाद का है, और एक दूसरी विचारधारा है जो कठोर और अंध परिवारवाद है। 2014 का चुनाव में इसी परिवारवाद का भारत का मतदाताओं ने करारा सबक दिया था और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि 2019 में भी ये गांधी परिवार का विचारधारा का और उनको पूरी तरह सफाई किया जाएगा, उसमें मेरा कोई संदेह नहीं है। बाबर और राम का विचारधारा का जो जूझ है उसमें राम का विजय निश्चित है, ये पक्का है, ये 100% गारंटी है। मुझे एक बात का आज याद आते हैं, जब मैं कांग्रेस में था, एक बार कांग्रेस का सभापति राहुल गांधी का घर में एक सभा हुआ था। उसमें उस समय का असम का मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी भी था, कांग्रेस का महासचिव सीपी जोशी जी भी था और कांग्रेस का उस समय का जो असम का अध्यक्ष का स्वर्गीय अंजन दत्त भी उस अहम चर्चा में एक साथ था। राहुल जी का साथ बैठक चल रही था और मेज पर हमको चाय और बिस्कुट दिया गया था। उस समय जब हम लोग सभा में एक साथ बैठ रहा था तो आज जिसको राहुल जी ने सुपरस्टार बना दिया, पीडी नाम का जो कुत्ता था, वो भी उसी टेबल में आ गया और उन्होंने वो टेबल से ही बिस्कुट उठा के खाने लगा। मैं तरुण गोगोई जी का तरफ देखा, गोगोई जी ने मुझको इशारा दिया, अरे भाई खाते रहो, उसमें कुछ बोलो मत। तो ऐसा कांग्रेस का हालत आज ये है कि गांधी और पीडी दोनों को एक साथ स्मरण करता है। कांग्रेस आज ऐसा राजनीतिक दल बन गया है कि जिसका पास कोई आत्मसम्मान नहीं है, कोई देशभक्ति का उनका पास कोई गुण भी नहीं है। हम ऐसा दल से सत्ता संभालना कोई संभावना नहीं है। भारत का लोग, भारत का आत्माभिमान और राष्ट्रभक्ति के लिए मोदी जी का साथ खड़ा रहना है और हम निश्चित है 2019 में 2014 से भी बहुत ही ज्यादा बहुमत से हम लोग को जीतने वाला है। मैं मोदी जी का नेतृत्व में उत्तर पूर्व में जो तेजी से विकास कार्य हुआ है, हाईवे, वाटरवे, एयरवे, इंफॉर्मेशन वे का जो तीव्रता से निर्माण हुआ है,
उनका बारे में मैं दो शब्द बोलना चाहता हूं। देश का जो हिस्सा कोई दशकों से उपेक्षित हो और उसमें किसी ने काम भी नहीं किया था, आज मोदी जी ने वो उत्तर पूर्व क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव लाया है। मोदी जी ने कहा था कि एक वक्त था जब उत्तर पूर्व को लोगों के लिए दिल्ली बहुत दूर दिखाई देता था, लेकिन सिर्फ 4 वर्षों ने दिल्ली उत्तर पूर्व के दरवाजा में आके पहुंच चुका है। ये हमारा मोदी जी का कृतित्व है। त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश का कोई जिला में जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट था, आज इसको हटाया जा चुका है। ये हमारे लिए, उत्तर पूर्व वासी के लिए ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। इस क्षेत्र में उद्योग और आर्थिक गतिविधि का मामला में भी तेजी आया है, चाहे बीपीओ हो या फिर नई शिक्षण संस्थान की स्थापना का बारे में। असम में एम्स स्थापित होने का काम शुरू हुआ है। सिक्किम आज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का एक पृष्ठभूमि बन चुका है। मणिपुर में नया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी काम शुरू हुआ है। देश को मेरी कॉम जैसा बहुत ही प्रतिभाशाली क्रीड़ाविद मणिपुर से अब और मिलने वाला है। इन सब विकास कार्य में उस क्षेत्र में हमारा राजनीतिक फायदा भी हुआ है, लेकिन हमने राजनीतिक फायदा के लिए काम नहीं किया है, हम इसको राष्ट्रभक्ति का प्रेरणा से वो काम किया है। लेकिन वो भी आज सही है कि भारतीय जनता पार्टी और मित्र दल आज नॉर्थ ईस्ट का 8 स्टेट में आज शासन करता है। पूरी नॉर्थ ईस्ट आज कांग्रेस से मुक्त हो चुकी है। असम में प्रभावशाली जो विजय हुआ उत्तर पूर्व में, हमारा जब प्रभावशाली विजय हुआ हमारा प्रधानमंत्री और अमित भाई शाह जी का नेतृत्व में, उसका एक सफल समापन हुआ जब बीजेपी को त्रिपुरा में ऐतिहासिक विजय मिला। कितना दशकों सीपीएम वहां राज किया था, लेकिन आज त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना और लाल किला को हमने हटा दिया। ये हमारा अनुभव है। ये उत्तर पूर्व का जनता ने प्रधानमंत्री जी का ये जो हमारा साथ जो उन्होंने प्यार किया, मोहब्बत किया, इसका हमने स्वागत किया। और इसलिए आज उत्तर पूर्व का 8 स्टेट या तो बीजेपी शासन करता है या तो हमारा नेडा का सहयोगी दल आज शासन करता है। एनडीए सरकार ने लोगों का विश्वास अर्जित किया और विकास का कार्य का श्रृंखला आरंभ किया। 10 साल पहले तक त्रिपुरा रेल से जुड़ा नहीं था और 2008 में जो जुड़ा भी था वो भी मीटर गज में जोड़ा था। एनडीए सरकार ने सभी ट्रैक को, रेलवे ट्रैक को ब्रॉडगेज में बदलाना शुरू किया और अब तक 900 किलोमीटर पर काम हो चुका है। अगरतला और नए दिल्ली का बीच में नए रेल राजधानी एक्सप्रेस और त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस का 2017 में आरंभ किया गया। त्रिपुरा और चिटागंग को जोड़ने के लिए बांग्लादेश का साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। भारत सरकार ने 47,000 करोड़ रुपया का लागत से 1385 किलोमीटर का पुनः नई रेल लाइन परियोजना का पर काम कर रही है। 2016 में रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी ने 88 किलोमीटर धनसिरी कोहिमा रेलवे ट्रैक का आधारशिला रखा। 2315 करोड़ के परियोजना से कोहिमा के राष्ट्रीय कोहिमा राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से अभी जोड़ने जा रहा है। सरकार ने कोई रेल परियोजना का आरंभ किया जिसके कारण इम्फाल, आइजल और शिलोंग भी अभी रेल से जोड़ने वाला है। 2 दर्जन से अधिक नई रेल अभी उत्तर पूर्व क्षेत्र में शुरू हो गया है। सभी जानते हैं कि उत्तर पूर्व कनेक्टिविटी में उत्तर पूर्व का बहुत बड़ा समस्या था। मोदी जी ने हम लोग को मंत्र दिया, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। इस मंत्र को लेते हुए
पिछले 3 सालों में उस क्षेत्र में 32,000 करोड़ रुपया का निवेश से 3,800 किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग का मंजूरी मिला। 1200 किलोमीटर का लगभग सड़कों का निर्माण हो चुका है। दिसंबर 2017 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था कि स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम से नॉर्थ ईस्ट में 60,000 रुपया का निवेश होगा तथा आगामी 3 वर्ष में भारतमाला का प्रोजेक्ट का तहत 30,000 करोड़ रुपया का निवेश किया जाएगा। 2017 में प्रधानमंत्री जी ने 271 किलोमीटर लंबा 2 लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग देश को समर्पित किया, जिससे पश्चिम मेघालय में स्थित तुरा से मेघालय का राजधानी शिलोंग को कनेक्ट कर रहा है। उत्तर पूर्व में हवाई अड्डा का स्थिति भी अच्छा नहीं था। भारतीय विमान प्राधिकरण 3,400 करोड़ रुपए के बजट से साथ उनका स्थिति सुधार रहा है। 950 करोड़ रुपया का काम हो चुका है और बाकी काम भी आगामी 2-3 साल में पूरा होगा। सिलचर और लीलाबारी का हवाई पट्टियों में नवीकरण, एविएशन मैन पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रूपसी एयरपोर्ट का विकास, अगरतला में नया इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट और इंजीनियरिंग वर्कशॉप, दीमापुर में मौजूदा टर्मिनल बिल्डिंग का रनवे का नवीकरण, सिलचर एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग का सिस्टम इंस्टॉलेशन और तुरा एयरपोर्ट का परिचालन और विकास, ये सब उत्तर पूर्व का जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उपहार है। उत्तर पूर्व के एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आज हमारा उत्तर पूर्व का लोग सदियों से जिसका आशा में था, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरू कर दिया है। उसका जरिए एनडीए सरकार ने 10 आसियान देशों का साथ आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों का मजबूत करके लिए काम कर रहा है। सरकार का इरादा उत्तर पूर्व को एक आर्थिक केंद्र बनाना है और आज उसी दिशा में हम लोग जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर पूर्व का अद्भुत विकास किया है। उत्तर पूर्व में और एक बड़ा मुद्दा है, हम विकास का साथ आइडेंटिटी के लिए भी हमारा पास क्वेश्चन मार्क था। विकास तो होगा लेकिन उत्तर पूर्व का अस्तित्व का क्या होगा? बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान लोगों ने उत्तर पूर्व का डेमोग्राफी को कंप्लीट चेंज करके रख दिया था। जब बीजेपी का इलेक्शन हुआ असम में, लोगों ने बोला हमको विकास भी चाहिए और अस्तित्व भी चाहिए। दिस इज अ पॉलिटिक्स फॉर आइडेंटिटी एंड डेवलपमेंट। मोदी जी ने एनआरसी का शुरुआत किया, राष्ट्रीय नागरिक पंजी का निर्माण का शुरू किया और आज मैं गर्व का साथ बोल सकता हूं कि ये एनआरसी का पहला सूची में ही 40 लाख घुसपैठियों का शिनाख्तकरण हुआ, संभव हुआ। आज देश को विकास के लिए, देश का सुरक्षा के लिए ये एनआरसी का जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाया, ये कदम के लिए उत्तर पूर्व का जनता 100 साल तक प्रधानमंत्री मोदी जी का स्मरण करेगा, ये निश्चित है। हाल में अगले एक सप्ताह में, पिछले एक सप्ताह में और 3 महत्वपूर्ण कदम प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाया। हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का पास किया। पहला दौर में लोग क्वेश्चन करता है कि आप अगर हिंदू बांग्लादेशियों को असम में आपने क्यों सेटलमेंट देना चाहता है? ये हमारा देश का कमिटमेंट था। जब देश स्वाधीन हुआ, लोगों को मालूम भी नहीं था कि हम पाकिस्तान में कि ही भारत में है। ये कांग्रेस के लिए लोगों को पाकिस्तान में रहना पड़ा और जो आज हिंदू, जैन, बुद्ध, ईसाई, बांग्लादेशी आज भारत में आया है, ये लोग पार्टीशन का विक्टिम है। वो लोग कभी देश विभाजन नहीं मांगा था, लेकिन देश का विभाजन उनका ऊपर सौंपा गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिलचर में बोला
कि हमने जो सिटीजनशिप, हिंदू को जो सिटीजनशिप दे रहा हो, ये उनका ऊपर दया नहीं है। कांग्रेस ने जो पाप किया था वो पाप का प्रायश्चित है, ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला। लेकिन इसका साथ साथ आप देखिए, प्रधानमंत्री जी जब हिंदू बांग्लादेशी को भारत में 2014 दिसंबर तक सिटीजनशिप देने का बात कर रहा है, उनका साथ साथ असम को कोई क्षति ना पहुंचे, असम का अस्मिता में कोई आंच भी नहीं लगे, इसके लिए उन्होंने साथ साथ में 2 बड़ी कदम भी उठाया। असम एकॉर्ड 1985 सन में इसका सिग्नेचर हुआ था। राजीव गांधी और आशु का नेता का बीच में इस एकॉर्ड का हस्ताक्षर हुआ था। प्रथम दृष्टि में ये एकॉर्ड का कारण 1951 से 1971 का बीच में हिंदू मुसलमान जितना लोग असम में आया, ये लोग को नागरिकत्व मिला। लेकिन तब राजीव गांधी ने बोला था हम लोग को, देखो आप लोग ये 20 साल का देश का बोझ ले रहा है, आपको क्लॉज 6 का प्रोटेक्शन मिलेगा। क्लॉज 6 का प्रोटेक्शन क्या है? मूल तो इंडिजिनस आसामीज लोगों को आपको विधानसभा में संरक्षण मिलेगा। असम का भाषाओं और जनजातीय लोगों का भाषाओं को संरक्षण मिलेगा, और साथ साथ में आसामीज, इंडिजिनस आसामीज युवाओं का एम्प्लॉयमेंट में, लैंड में हमारे लिए एक निश्चित संरक्षण किया जाएगा। ये 85 सन का बात था, लेकिन 2019 तक इसका ऊपर किसी ने कदम नहीं उठाया। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका ऊपर कैबिनेट में डिसीजन लिया कि असम का जो इंडिजिनस आसामीज हो, इनको विधानसभा में आसन का संरक्षण मिलेगा, नगर पालिका में आसन का संरक्षण मिलेगा, पंचायत में आसन का संरक्षण मिलेगा। साथ साथ में असम का युवाओं को नौकरी में संरक्षण मिलेगा। असम का भाषा और जनजातीय लोगों का भाषा का भी संरक्षण होगा। अगर ये क्लॉज 6 प्रधानमंत्री मोदी जी का सपने का अनुसार अगर ये इंप्लीमेंट होता है, तो असम बांग्लादेशी मुसलमान का खिलाफ असम एक इंडिजिनस लोगों का एक किला बन जाएगा, एक फोर्ट बन जाएगा। और आज इसी दिशा में हमारा सरकार ने कदम उठाया है। उनका साथ साथ असम का से जनगोष्ठी जो सबसे पुराना है, जो असम को निर्माण किया था, आहू, मरान, मटक, कोच राजवंशी, लंबे समय से कांग्रेस इसको जनजातीयकरण करने का मूड में नहीं था। ये लोग असम का मूल सूटी का लोग है, लेकिन इसको जनजातीयकरण करने का जो बात आता था, तो कांग्रेस ने सोचता था कि अगर मैं ये लोग को जनजातीयकरण कर देता हूं, तो जो घुसपैठिया लोग हैं वो लोग नाराज हो जाएगा। लेकिन आज मोदी जी ने, आज राजनाथ सिंह जी ने आज लोकसभा में बिल, राज्यसभा में बिल लेके आया कि हमारा से जनगोष्ठी को भी जनजातीकरण मिलेगा। ये लोग को भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का खिलाफ में मरसा और मजबूत होगा। ये था हमारा आइडेंटिटी का जो वादा हम देश का जनगण को दिया था कि हम डेवलपमेंट भी करेगा, विकास भी करेगा, और विकास का साथ देश का सूरज का अस्मिता और अस्तित्व का भी ख्याल रखेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये वादा निभाया। इसलिए हम लोग उत्तर पूर्व का लोग राजनीति से नहीं, वी आर इमोशनल पीपल, नाउ वी आर इमोशनल विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। जब इलेक्शन आएगा, लोकसभा का 25 सीट है उत्तर पूर्व से, गिन गिन के हम 20 और 21 प्रधानमंत्री मोदी जी को देगा, ये हमारा वादा है। आज मंच में बैठे हुए सारा मुख्यमंत्री का ये वादा है। हम जब कांग्रेस में था, तब हम लोग को बताया गया था कि भारत का स्वाधीनता संग्राम मोतीलाल नेहरू से शुरू हुआ था, और नेहरू जी ने स्वाधीनता संग्राम को परिणाम तक लेके गया। नेहरू जी ने राष्ट्र निर्माण किया, इंदिरा जी, राजीव जी और सोनिया जी ने राष्ट्र निर्माण के लिए उसने सब कुछ किया। ये हमारा शिक्षा था। लेकिन स्वाधीनता संग्राम का और कोई किसी महापुरुष का नाम
कांग्रेस का मंच में कभी भी चर्चा नहीं होता था। ये मैं गारंटी का साथ बोल सकता हूं कि इसलिए मेरा 22 साल का कांग्रेस का अनुभव है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का जो कभी नाम नहीं ले गया था, आज उनके लिए जो भी कर रहा है, आज भारत का लोग अपना आंखों से देख रहा है। उत्तर पूर्व के लिए लोकप्रिय नेता गोपीनाथ बरदलोई महात्मा गांधी जी का आशीर्वाद से किस प्रकार उत्तर पूर्व को पाकिस्तान जाने से बचाया था, इस बारे में कांग्रेस कभी जिक्र नहीं करता था। यह कि कांग्रेस ने एक ही परिवार का जय जयकार के अलावा और किसी का भी जय जयकार नहीं करता था। लेकिन आज मैं उस दल में हूं जिसका नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का ऐसा प्रतिमा स्थापन किया जो दुनिया में सबसे ऊंचे है। मुझे गर्व है कि मेरा दल का नेता, हमारा दल का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजाद हिंद फौज का टोपी पहन के लाल किला में राष्ट्रीय ध्वज का उत्तोलन करता है। मैं उस दल का सदस्य हूं, हम लोग उस दल का सदस्य हो जिसका नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई को भारत रत्न से सम्मानित किया था। ये हमारा लिए गर्व और फकर का बात है। आज मोदी जी का नेतृत्व में उत्तर पूर्व में जो भी काम हुआ, आज कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसा काम नहीं किया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को हमने 12 साल असम से राज्यसभा का सांसद करके भेजा था, लेकिन जब ऑयल रॉयल्टी का बात हुआ, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने असम और गुजरात दोनों का साथ धोखा किया। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने असम को जो मनमोहन सिंह जी ने धोखा किया था, वो 8,000 करोड़ रुपया का ऑयल रॉयल्टी उन्होंने वहां पास किया, जिसका कारण आज असम का अर्थनीति एक श्रेष्ठ अर्थनीति से रूपांतर हो गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का, ये उत्तर पूर्व के लिए उनका ये योगदान है। हम उनको हमेशा उत्तर पूर्व का लोग उनको स्मरण करेगा। आज देश को गुमराह करने के लिए बहुत बड़ा कोशिश चल रहा है। मैं असम का वित्त मंत्री होने का नाते मैं जीएसटी काउंसिल का भी सदस्य हूं। हमारा जब जीएसटी का निर्माण हुआ था, यह निर्माण प्रक्रिया में अरुण जेटली जी ने एक अद्भुत कंट्रीब्यूशन किया कि उसमें कोई वोटिंग नहीं होगा, सारा चीज कंसेंसस में होगा, सबका उसमें भागीदारी रहेगा। और कांग्रेस का सारे वित्त मंत्रियों ने जीएसटी काउंसिल में सभा में भाग लिया और अपना अपनी शासन वाला राज्य के लिए उन्होंने जो भी छूट लेना था वो लोग लिया था। लेकिन जब जीएसटी कामयाब बनाने का काम हम सब लोग मिलके किया, एक अद्भुत नेशनल कंसेंसस विद इन जीएसटी काउंसिल अरुण जी का नेतृत्व में सबने तैयार किया। मोदी जी तो और आगे चला गया। जब जीएसटी का निर्माण हुआ तो मोदी जी ने जीएसटी को एक कृष्ण भगवान का साथ भी कंपेयर किया। उन्होंने बोला कि देवकी बन के कांग्रेस ने जीएसटी को जन्म दिया और यशोदा बन के हमने जीएसटी को बड़ा किया, इसको पालन किया। इतना बड़ा नेशनल कंसेंसस बनाने का कोशिश मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। लेकिन जब जीएसटी हुआ तो राहुल गांधी ने बोलता है कि जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स है। भाई ये गब्बर सिंह टैक्स है तो तुम्हारा मंत्री लोग वहां क्या ताली मारने के लिए बैठता है क्या? तुम्हारा बोलने का कोई औकात नहीं है वहां में? अभी वो राहुल गांधी बोलता है कि जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स है और 2 मिनट में वो बोलता है कि जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को भी लाना चाहिए। अगर वो गब्बर सिंह टैक्स है तो उसमें क्यों पेट्रोल और डीजल आना चाहिए? तो उनका ये बहुरूपी है, वो 2 रूपी है। अभी अभी हाल में जो जीएसटी काउंसिल में हुआ उसका तरफ मैं आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राहुल गांधी पूरा दुनिया में बोला कि जीएसटी का सर्वोत्तम निरीख 18% होना चाहिए। संसद में बोला, संसद का बाहर में बोला। हमने बोला ठीक है, सैद्धांतिक रूप में
जीएसटी का 18% होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ सामान है जो खाली अमीर लोग यूज करता है और जो दारू, पान मसाला, वो जैसा चीज जीएसटी में 18% नहीं होना चाहिए और उसको छोड़ के बाकी सारा चीज 18% होना चाहिए। अरुण जी ने 1 साल का अनुभव का बाद किसी चीज को छोड़ के बाकी सब वस्तुओं को 18% लाने के लिए जीएसटी काउंसिल में प्रस्ताव पेश किया। यहां में सुशील जी है, नितिन जी है, सब लोग हैं। हम लोग तो चुपचाप बैठा रहा था कि अरुण जी प्रस्ताव किया, वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा, लेकिन हमने देखा पहले पंजाब का वित्त मंत्री ने उनको अपोज किया, फिर बोला नारायण स्वामी पंडिचेरी का चीफ मिनिस्टर उनको अपोज करना शुरू किया, नहीं 28% ही रहना चाहिए, 18% होना नहीं चाहिए। तो हम लोग उनको बोला कि आपका नेता बाहर में बोलता है 18% होना चाहिए और यहां आके आप बोलते हैं 18% होना नहीं चाहिए, 28% होना चाहिए। आप लोग जैसा गद्दार जिंदगी में हम लोग कभी नहीं देखा है। जब हमने ऐसा स्टैंड लिया तो वो लोग को 18% तक जाना पड़ा और आज ये बीजेपी का वित्त मंत्री लोग और अरुण जी का प्रयास, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद कि आज देश का जीएसटी का लगभग सभी वस्तुओं का परिणाम और उनका टैक्सेशन 18% तक आ गया है। पुराना जमाना का एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स अगर दोनों को आप इजाफा करते थे तो बहुत सारा सामान का टैक्सेशन 30% का अंदर में था, लगभग 30% था। लेकिन आज जीएसटी होने का बाद, क्रेडिट प्राप्त होने का बाद आज जीएसटी का टैक्सेशन 18% और इन इफेक्ट वो 18% का नीचे भी चला गया है। ये हमारे लिए, देश के लिए गौरव का बात है। लेकिन मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं आपको 2 दिन पहले जो जीएसटी काउंसिल में हुआ इसका ऊपर आप लोग को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह रिकॉर्ड का बात है, मैंने कोई अपना दिल से नहीं बोला हूं। जीएसटी काउंसिल में काउंसिल का समक्ष प्रस्ताव रखा कि छोटा छोटा व्यापारी को हम लोग को राहत देना है, तो इसलिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड 75 लाख तक जाना चाहिए। 75 लाख का नीचे कोई भी व्यापारी हो उनको जीएसटी का दायरा से बाहर होना चाहिए, उनको जीएसटी का देने का कोई जरूरत नहीं है। ये माननीय वित्त मंत्री अरुण जी का नेतृत्व में ये प्रस्ताव काउंसिल में पेश हुआ। जब ये पेश हुआ तो ये कांग्रेस वाला वो लोग घमासान विरोध करने लग गया कि नहीं भाई, वो 20 लाख में ही रहना चाहिए, 20 लाख का ऊपर नहीं होना चाहिए। हमने सिद्धांतिक प्रश्न उपस्थापन किया वहां में कि बाहर तो आप छोटे व्यापारियों का बात बोलता है, अगर आज हम खुद ये प्रस्ताव लेके आया हो कि 75 लाख का नीचे कोई व्यापारी को रजिस्ट्रेशन करना नहीं है, भाई उसमें आपका आपत्ति क्या है? बोलते नहीं हमारा टैक्स घट जाएगा, 2022 तक को आपको कंपेंसेशन मिलने वाला है, 2022 का बाद जो होगा वो देखा जाएगा, अभी आप छोटा व्यापारियों का साथ खड़ा होना चाहिए। ये बात हम सब ने बोला, लेकिन कांग्रेस का लोग, केरला का सीपीएम का वित्त मंत्री और दिल्ली का आपका वित्त मंत्री ने जोरदार अपोज किया कि 20 लाख से एक भी छूट नहीं देना चाहिए। 75 लाख और 20 लाख का लड़ाई में हम लोग इतना ही कर पाया कि 40 लाख तक व्यापारी जिसका सालाना इनकम है अभी उनको टैक्स देना नहीं है। 40 लाख तक हमने पहुंच पाया। लेकिन भाइयों और बहनों, हमारा ये गर्व हम होता था अगर काल हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहां बोलता था कि हमने जीएसटी ने 75 लाख तक छूट दे दिया, लेकिन यह संभव नहीं हुआ। किसके लिए संभव नहीं हुआ? खाली कांग्रेस का लोगों के लिए संभव नहीं हुआ। आज जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स नहीं है, खुद राहुल गांधी गब्बर सिंह बन गया है। वो देश का गरीब को लूटना चाहता है, देश का गरीब से उनका अधिकार छीनना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, इस सोच को हम लोग को हरवाना है। आज राफेल का बात बोलता है, अरे भाई बच्चा जानते हैं इंडियन एयरफोर्स का साथ सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए। पाकिस्तान से
कोई भी मौका है, अगर पाकिस्तान 2 में चलता है, हमको 20 में चलना है। ये हमारा देश का हमारा आदर्श है। लेकिन ये लोग पाकिस्तान का साथ खड़ा होना चाहते हैं। वो लोग को मालूम है अगर राफेल आएगा तो पाकिस्तान कभी भारत को एयर वॉरफेयर में कभी वो लोग हरा नहीं सकेगा। तो इसलिए ये लोग बोलता है राफेल देश को नहीं चाहिए। भाई और बहनों, ये लोग गद्दार लोग हैं, देश का गद्दार लोग हैं, ये लोग बाबर है और ये लोग को हरवाना हमारा जिम्मेदारी है और ये काम हम लोग को निभाना पड़ेगा। इस देश को विश्व गुरु का बाद हम लोग करते हैं और ये लोग देश को दुर्बल बनाने का प्रयास कर रहा है। ये राष्ट्र विरोधी सोच को हम लोग को परास्त करना है। देश में जब गठबंधन का बात होता है, गठबंधन का बात चर्चा होता है, मैं बीजेपी का जो प्रयास है उसका ऊपर एक उत्तर पूर्व का छोटा उदाहरण से मैं समाप्त करना चाहूंगा। नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस हमारा छोटे छोटे दल का एक अभूतपूर्व गठबंधन है। कोई एक जिला में है, कोई एक अंचल में है, छोटा छोटा गठबंधन है। जब हमारा सभा होता है तो अमित भाई शाह जाके वहां बोलता है कि हम भी आपका तरफ है। विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का बाद नेडा का प्लेटफॉर्म में हम छोटे राजनीतिक दल का साथ एक है। हम कोई बड़ा नहीं है, हम लोग एक है और एक साथ हम लोग उत्तर पूर्व के लिए काम करेगा। ऐसा सोच है हमारा लीडर्स लोग का, ऐसा सोच है प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित भाई शाह का। पानीपत में देश में भूल हुआ था, पानीपत में हमने हारा था, 200 साल हम पीछे चला गया था। 2019 का पानीपत में हम लोग हारने वाला नहीं है, जीतने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में देश को 200 साल आगे ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।